हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है रिसेंट कुछ मंथ्स में, और हम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टडी करेंगे। और थोड़ा सा हम व्यू पॉइंट ये भी देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है जियो पॉलिटिक्स के लिए और हमारे एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीनों में अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो तो आपने रिसेंटली देखा होगा रशिया यूक्रेन का क्राइसिस जो है वो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, इसके पहले अगर हम देखें तो हम रशिया और यूएस के जो एलाइज हैं उनके बीच के रिलेशंस की बात करें तो वहां भी काफी स्ट्रेनुअस रिलेशंस जो हैं वो चल रहे हैं, काफी टेंशन भरा माहौल चल रहा है। और ये माहौल सिर्फ पिछले कुछ महीनों की बात नहीं है। 2020 पैंडेमिक के स्टार्ट होने से पहले की अगर मैं बात करूं, यानी कि 2020 में जब हमारा कोरोना पैंडेमिक स्टार्ट हुआ उससे पहले भी रशिया और यूरोप और यूएस इनके बीच में जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और इस तनाव के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है हमारा नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट। अगर अलग अलग अखबारों की आर्टिकल्स में आप लोग देख रहे होंगे वाई नॉर्ड स्ट्रीम 2 एंड गैस गॉट टू डू विद यूक्रेन स्टैंड ऑफ, इसका यूक्रेन से क्या रिलेशन है, जर्मनी का इसमें क्या रोल हो रहा है, और बाकी जो यूरोपियन यूनियन के देश है जो मेंबर कंट्रीज उनका क्या रोल है। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में फटाफट से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं ये नॉर्ड स्ट्रीम है क्या। ये एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जिसमें हम बेसिकली टू पाइपलाइंस को, नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2, ये दो पाइपलाइंस हम लोग ले डाउन कर रहे हैं। और ये पाइपलाइंस कनेक्ट कर रही हैं रशिया को विद जर्मनी। ठीक है, अब ये पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट क्या होने वाला है, इस पाइपलाइन से हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस यानी जो प्राइमरली मिथेन की बनी हुई गैस होती है, नेचुरल गैस, इसको हम रशिया से ट्रांसपोर्ट करके भेजने जा रहे हैं जर्मनी में। ठीक है, टोटल ये जो पाइपलाइन है दोनों पाइपलाइंस की मिला करके जो कैपेसिटी है वो 110 बिलियन क्यूबिक मीटर कैपेसिटी है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 में 55 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 में 55 बिलियन क्यूबिक मीटर कैपेसिटी। और एक तरीके से देखा जाए तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है वो बनने वाला है, जो कि अंडर वाटर या अंडर सी ले डाउन किया गया है। ठीक है, इसमें अगर मैं नॉर्ड स्ट्रीम 1 की बात करूं तो 2011 में ही इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई थी, और 2013 तक ये कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई थी और ऑपरेशन चालू हो गया था नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन का। इस इमेज में आप देखेंगे जो ग्रीन कलर का लाइन है, दिस इज योर नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन विच इज ऑलरेडी कंप्लीट। ठीक है, ये कनेक्ट करता है वाइबोर्ग इन रशिया को विद ग्रिफ्सवॉल्ड इन जर्मनी। ग्रिफ्सवॉल्ड या फिर वहां पर एक जो स्टेशन है जिसको हम लुब्मिन नाम देते हैं, वहां पर हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन 2018 में बनना जो है इसकी शुरुआत हुई है, और ये 95% कंप्लीट हो चुके हैं पाइपलाइन 2021 तक। ठीक है, उस्त लूगा इन जर्मनी, इन सॉरी रशिया, इसको अगेन जर्मनी से कनेक्ट करने का काम नॉर्ड स्ट्रीम 2 कर रहा है। और ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इससे हम रशिया से नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जर्मनी में। इसके बाद जर्मनी से जो नेचुरल गैस है वो यूरोप के बाकी देशों में भी ट्रांसप्लांट की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप मैप जो देख रहे हो, इस मैप को ज्योग्राफिकली मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी और बातें मैं आपको बता दूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपको पता होनी चाहिए। यह सबसे पहले, इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम कौन कर रहा है, नॉर्ड स्ट्रीम एजी एंड नॉर्ड स्ट्रीम एजी 2। पहली पाइपलाइन के लिए नॉर्ड स्ट्रीम एजी और दूसरी के लिए नॉर्ड स्ट्रीम एजी 2। और इसमें जो गैसप्रॉम है, गैसप्रॉम इज दी रशियन स्टेट ओन्ड कंपनी। जैसे कि इंडिया के अंदर हमारा ओएनजीसी, एचपी, गवर्नमेंट के द्वारा प्राइमरली ओन किए जाने वाले जो कंपनीज होते हैं जो कि गैस के और ऑयल के बिजनेस में डील करते हैं, उसी तरीके से रशिया का एक गैसप्रॉम कंपनी है। बहुत बड़ी, बहुत रिच और बहुत इन्फ्लुएंशियल कंपनी है रशिया के अंदर, इसको गवर्नमेंट का डायरेक्ट सपोर्ट रहता है। ये कंपनी मेजर शेयर होल्डर है दोनों ही प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा यूरोप की बाकी बहुत सारी कंपनीज जो है वो भी इसके अंदर प्राइमरी शेयर होल्डर बन रही हैं, जैसे एनजी, ये फ्रेंच कंपनी है, अगेन हाइड्रो कार्बन्स में, फॉसिल फ्यूल्स में डील करती है। ओएमवी ऑस्ट्रियन कंपनी है। रॉयल डच शेल की बात करें तो ये ब्रिटिश कंपनी है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हाइड्रोकार्बन कंपनीज। इसके बाद यूनिपर और विंटर शैल, ये दोनों जर्मन कंपनीज हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ रशिया का स्टेक नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंपनीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक है। और ये स्टेक इसलिए है क्योंकि पाइपलाइन यूरोप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम इस नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा लॉन्गेस्ट सबसी पाइपलाइन इन द वर्ल्ड भी है, सरपासिंग दी लैंडजेलिट पाइपलाइन। लैंडजेलिट पाइपलाइन जो है वो नॉर्वे से गैस को उठा करके यूरोप में लाने का काम कर रही थी, और उस ये अभी तक वर्ल्ड में सबसे लंबी पाइपलाइन थी। लेकिन इसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है वो सबसे लंबी पाइपलाइन बन गई जब ये कंप्लीट होके इसका ऑपरेशन चालू हो गया। राइट, अब थोड़ा सा इंप्लीकेशंस देख लेते हैं कि ये जो पाइपलाइन है इसकी बात हम कर क्यों रहे हैं। सबसे पहले तो जब ये पाइपलाइन बन जाती है तो इससे रशियन गैस के ऊपर यूरोप की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
यूरोप ने अपना एक टारगेट सेट किया हुआ है, कार्बन न्यूट्रल बनना है हमें 2050 तक, राइट। तो फॉसिल फ्यूल्स को धीरे धीरे हम कम करेंगे, और हम 2050 तक यूरोप ने माना है कि हम अपने कार्बन एमिशंस को बहुत ज्यादा कम करेंगे, कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, यानी जितना अगर थोड़ा बहुत कार्बन एमिशन हम करते भी हैं तो उसको हम वापस एब्जॉर्ब करने का भी काम करेंगे। तो ऐसे में रशियन गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है जिससे यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी डिसाइड होती है। और अगर ये पाइपलाइन दोनों कंप्लीट हो जाएंगी तो जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, इन सभी कंट्रीज की जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वो रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पहली चीज। इसके बाद ट्रांजिट कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप, इनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अगर अभी की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो ऑलरेडी 40% यूरोप का जो गैस है वो आता है रशिया से। लेकिन ये जो ज्यादातर गैस आ रही थी नॉर्थ स्ट्रीम 1 बनने से पहले, ये गैस जब रशिया से आती है तो ये या तो यूक्रेन से होकर आती है, क्योंकि यूक्रेन, बेलारूस, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो यूरोप और रशिया के बीच में पड़ती हैं, ठीक है, इसमें पोलैंड भी आता है। और इन कंट्रीज के थ्रू पाइपलाइन लैंड के ऊपर से होते हुए रशिया से आती थी यूरोप के अलग कंट्रीज में। और इसकी वजह से जैसे यूक्रेन से होकर पाइपलाइन आ रही है तो यूक्रेन थोड़ा सा ट्रांजिट फीस लेता था कि आप हमारी कंट्री से पाइपलाइन बनाकर जा रहे हो तो मुझे भी थोड़ा सा इसका फीस चाहिए होगा। तो ये गरीब कंट्रीज हैं ईस्टर्न यूरोप की, बहुत ज्यादा अमीर, बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है। और इन कंट्रीज के लिए रेवेन्यू का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता था जो भी पाइपलाइंस रशिया से निकल करके यूरोप में जाती थी। लेकिन जब ये पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 कंप्लीट हो गई और ऑपरेट होने लगेंगी तो आप समझिए कि सारी जो कंट्रीज हैं इनको ट्रांजिट फीस जो मिल रही थी वो ट्रांजिट फीस मिलना बंद हो जाएगी, और इन कंट्रीज के लिए इकोनॉमिक संकट भी आ सकता है, सबसे पहली बात। इसके बाद ये पाइपलाइंस गैस ब्रिज का काम कर रही हैं यूरोप के, जर्मनी की बात करूं, फ्रांस की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के और इटली के लीडर्स की बात करूं, तो उन्होंने ये कहा है कि ये पाइपलाइन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कोल को और ऑयल को, इसके यूज़ को कम करना चाहते हैं क्योंकि इको फ्रेंडली नहीं है, और हम गैस के यूज़ को बढ़ाना चाहते हैं। गैस का यूज बढ़ेगा तो थोड़ा ज्यादा इको फ्रेंडली है, थोड़े क्लीनर इमिशंस होते हैं एज कम्पेयर टू कोल एंड ऑयल। और उनका कहना है कि ये गैस ब्रिज की तरह काम करेगा। अभी हमारे ज्यादातर एनर्जी कोल से आती है, ज्यादातर एनर्जी जो है वो हमारी आती है ऑयल से, और इसको हम कन्वर्ट करके सोलर या विंड के ऊपर ले जाना चाहते हैं। और ये जो ट्रांजिशन होना है, ये जो शिफ्ट होना है, इसमें हम गैस का यूज करेंगे। हम कोल से शिफ्ट होकर गैस पे आएंगे, और फिर गैस से शिफ्ट होकर हम ज्यादा जो क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो जाए, चाहे विंड एनर्जी हो जाए, चाहे बायोमास एनर्जी हो जाए, उस पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो यूरोप का जो टारगेट है 2050 को कार्बन न्यूट्रल बनने का, इसको अचीव करने के लिए भी उनका कहना है कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए एक तरीके से पॉलिटिकल गिमिक है। पॉलिटिकल इसलिए है बिकॉज ऑब्वियसली जनसंख्या, पॉपुलेशन किसी भी देश की हो, उसको सबसे पहले क्या चाहिए होता है कि हमें खाने को, हमें सोने को, हमें पहनने को कपड़ा मिले। और इसके बाद यूरोप जैसी कंट्रीज, यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट में लोगों की डिमांड होती है कि हमें चीप एनर्जी मिले। यस, वो चाहते हैं कि वो ज्यादा क्लीन एनर्जी यूज करें, लेकिन अगर कल को वहां की सरकारें एनर्जी क्लीन करने के चक्कर में ज्यादा महंगी एनर्जी लोगों को देने लगे कि सोलर पावर या विंड पावर हम आपको देते हैं लेकिन ये देखिए ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो वहां के लोग इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। और अपनी जनता को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करने के लिए जरूरी क्या है कि हम जितना चीप हो सके उतना चीप गैस वहां पर लेकर आए। और लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जो ऑलरेडी एनर्जी इंटेंसिव लाइफस्टाइल वो लोग यूरोप में जीते हैं, आपको पता है कितनी ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं यूरोप में, उसको वो बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद कुछ देशों का क्या कहना है कि रशियन नेवी का प्रेजेंस बढ़ जाएगा भाई बाल्टिक में। इस पाइपलाइन को जब ले डाउन कर दिया जाएगा तो रशिया का कहना है कि इस पाइपलाइन की सिक्योरिटी अब हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि रशिया का इसमें सबसे ज्यादा स्टेक है, रशिया के लिए इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रशिया का कहना है कि हम अपनी नेवी को भेजेंगे बाल्टिक सी में, जहां पर हम इस पाइपलाइन की सुरक्षा करने का जिम्मा खुद पे लेंगे। और ऐसे में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क जैसी और जर्मनी जैसी जो कंट्रीज है, उनका कहना है कि रशियन नेवी इस बात का बहाना बना करके जो सिक्योरिटी है वो उस रीजन में कॉम्प्रोमाइज करने का काम करेगी। कैसे करेगी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली इन्वायरमेंटल कंसर्न्स तो ऑब्वियसली रहते हैं, जब भी आप ओशंस के ऊपर इतने मेजर प्रोजेक्ट को लॉन्च करोगे, जब वहां पर पाइपलाइन डालोगे, तो वहां पर सी बेड में आप बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे, बायोडाइवर्सिटी जो है वो वहां पर उसको नुकसान हो सकता है। कल को अगर इस पाइपलाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जाएगा, लेकिन अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट आता है, कोई भी लीकेज स्टार्ट होती है, तो आप समझ सकते हैं ये सारा नेचुरल गैस जो है वो वहां के पूरे मरीन एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगा। कल को अगर अर्थक्वेक आ गया, मान लीजिए कोई सुनामी आती है उस रीजन में, तो ऑब्वियसली ये पाइपलाइन डैमेज होगी और उससे जो नुकसान होगा एनवायरनमेंट को वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद ये भी इन्वायरमेंटल कंसर्न में कहा जा रहा है कि इस पाइपलाइन को बनाने के लिए
जो भी पाइप्स बनाई गई हैं स्टील की या फिर उसको ले डाउन करने के लिए जितना भी इंस्ट्रूमेंटेशन मशीनरी लगी हुई है, उससे कितना ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है। और हम जो टारगेट सेट करके चल रहे हैं कि इको फ्रेंडली हमें यूरोप बनाना है, उसके खिलाफ ये काम हो रहा है। तो ये सब इन्वायरमेंटल कंसर्न भी चल रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है? पॉलिटिकल कंसर्न। यूरोप के यार रहते हैं, यूरोप के दोस्त रहते हैं, यूरोप के भाई जो रहते हैं वो हैं यूएसए। यूएस ने पूरा यूके, फ्रांस, जर्मनी इनको अपना सबसे इंपॉर्टेंट एलाई बनाया हुआ है। और यूएस ये जानता है, अमेरिका ये जानता है कि अगर रशियन गैस इन कंट्रीज में आने लगी तो कल को रशिया के अगेंस्ट यूएस अगर कोई भी कदम उठाता है तो ये कंट्रीज हिचकिचाएंगी यूएस का साथ देने में। ये कंट्रीज यूएस के साथ इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि रशिया के ऊपर अब उनके एनर्जी डिपेंडेंसी हो गई है, और इससे जो यूएस है इसकी हेजेमनी, इसकी पावर जो है वो खतरे में पड़ती है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से यूक्रेन को बहाना बना करके दोनों कंट्रीज आपस में लड़ने का काम कर रही हैं। इससे पहले भी यूएस ने जब नॉर्ड स्ट्रीम 1 चालू हुई थी 2011 में, तब भी उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, और नॉर्ड स्ट्रीम 2 जब बनना चालू हुआ 2018 में, उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए। लेकिन यूरोप ने पूरा साथ यूएसए का नहीं दिया, और फ्रांस ने, जर्मनी ने बोला कि अरे कोई बात नहीं, सैंक्शंस आप लगा रहे हैं लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है, इसलिए ये प्रोजेक्ट अब कंप्लीशन के कगार पे पहुंच गया है। अब आप यहां पर देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है रशिया की गैस यूरोप के लिए। ऑलरेडी रशिया से बहुत सारी पाइपलाइन, चाहे नॉर्दर्न लाइट्स पाइपलाइन की बात करें, ब्रदरहुड पाइपलाइन की बात करें, ये पाइपलाइंस रशिया से ऑलरेडी यूरोप पर आती हैं। बेलारूस, यूक्रेन जैसी कंट्रीज से होते हुए ये पहुंचती हैं यूरोप तक। ठीक है, तो बेलारूस ट्रांजिट कंट्री हो गई, यूक्रेन ट्रांजिट कंट्री हो गई, रोमानिया ट्रांजिट कंट्री हो गई, चेकोस्लोवाकिया ट्रांजिट कंट्री हो गई। और इन सभी कंट्रीज को जो है कुछ अमाउंट मिलता था, पैसे मिल जाते थे, क्योंकि ये गैस को ट्रांसफर होने दे रहे हैं, और इनको चीपर अमाउंट्स में गैस भी अवेलेबल होती थी। यूक्रेन और बेलारूस भी इस गैस को यूज करते थे, और ये सारी पाइपलाइन जा करके आगे जर्मनी, पोलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इन सभी कंट्रीज को मदद देने का काम करती थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने बना दी है नॉर्थ स्ट्रीम। अब नॉर्थ स्ट्रीम क्या करेगा कि इन सभी कंट्रीज को बाईपास करके हम लोग सीधा यूरोप में जर्मनी को अपनी गैस पहुंचा देंगे। और ऑलरेडी रशिया के लिए ल्यूक्रेटिव कस्टमर कौन है? वो है जर्मनी। ल्यूक्रेटिव कस्टमर कौन है? वो है नेदरलैंड्स, फ्रांस। ठीक है, ये जो यूक्रेन, बेलारूस है, ये उतने इंपॉर्टेंट कस्टमर नहीं है। जर्मनी, नेदरलैंड, फ्रांस जैसी जो रिच कंट्रीज हैं, इसमें हमारा ऑस्ट्रिया भी आता है, स्विट्जरलैंड भी आता है। ये रिच कंट्रीज जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर्स है रशिया के लिए। उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बेलारूस या यूक्रेन को गैस मिल रही है या नहीं मिल रही है, राइट। इसके बाद एक चीज और देखो, ये है रशिया का मैप, जहां पर रशिया के ऑयल एंड गैस फील्ड्स को मैं शो कर रहा हूं। यहां पर ये जो वेस्टर्न साइबेरिया के गैस फील्ड्स दिख रहे हैं, दीज आर वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस फील्ड्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़े गैस फील्ड्स में से एक है। इसके बाद अगर हम देखें तो मिडल ईस्ट में और वेनेजुएला में हमें गैस फील्ड देखने को मिलते हैं। और ये गैस फील्ड्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतने ज्यादा बड़े हैं कि आगे आने वाले 100 सालों तक ये गैस फील्ड्स पूरी तरीके से ऑपरेट करते रहेंगे। इनके अंदर जो गैस है वो डिप्लीट नहीं होने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि अभी तक यूरोप की जो ज्यादातर गैस की रिक्वायरमेंट है वो कहां से पूरी हो जाती है? नॉर्दर्न नॉर्थ सी से, जो कि नॉर्वे माइन करता है वहां से गैस, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम वहां से माइन करता है, थोड़ा बहुत जर्मनी और फ्रांस भी माइन करते हैं, और वो गैस को हम ज्यादातर वेस्टर्न यूरोप में अभी तक यूज कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये जो नॉर्दर्न यूरोप का, नॉर्दर्न सी का जो गैस फील्ड है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना बड़ा नहीं है, इसके कारण ज्यादा गैस अब रशिया के वेस्ट साइबेरियन फील्ड से आती है। और इसके अलावा जो पूरे यूरल माउंटेन्स का, वोल्गा यूरल का फील्ड है, कजाकिस्तान का ऑयल फील्ड है, यहाँ से ही गैस को अब हम यूरोप के अंदर सप्लाई करने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस भी आप याद रखेंगे। खास तौर पे जो नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी की जो गैस रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कहां से हो रही है? पेक्चोरा से और यूरेंगोय, रुस्कोय, ये जो हमारे गैस फील्ड्स हैं, दीज आर द गैस फील्ड जो कि गैस का सोर्स बनेंगे, जहां से गैस निकाल के हम लेके जाएंगे सेंट पीटर्सबर्ग, और सेंट पीटर्सबर्ग से हम नॉर्थ पाइपलाइन से इसको भेज देंगे यूरोप में। ठीक है, और इससे बहुत ज्यादा फॉरेन रिजर्व जो है रशिया कमाएगा। कोई फॉरेन रिजर्व यूक्रेन को, बेलारूस को, बल्गेरिया को नहीं मिलेगा, राइट। तो ये एक इसीलिए इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाता है, और ये नॉर्थ गैस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो ज्योग्राफी यहां से याद कर लो। ज्योग्राफी के मैप बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको? कंट्रीज के बॉर्डर यहां पर याद रखने हैं आपको। स्वीडन इंपॉर्टेंट कंट्री है। स्वीडन एक बहुत ऐसी कंट्री है जिसने बोला है कि अगर आप ये नॉर्थ स्ट्रीम बना लेते हो, नॉर्थ स्ट्रीम क्या है? यहां से शुरू हो रही है नॉर्थ स्ट्रीम, ठीक
ठीक है। उनका कहना है कि ये जो पूरा रीजन है ना, ये पूरा रीजन स्वीडन कहता है कि ये मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये मेरी बाउंड्री है, ये पूरा सी जो है ये यहाँ के रिसोर्सेज को मैं यूज करूंगा। कल को अगर रशियन नेवी आकर के यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को ज्यादा बढ़ाने लगती है तो इससे मेरी सिक्योरिटी पे खतरा होगा। तो स्वीडन भी इसको जो है अपोज कर रहा है। स्वीडन का एक और कारण है अपोज करने का, वो क्या है कि स्वीडन ऑलरेडी काफी गैस को माइन करता है, नेचुरल गैस को, और यूरोप को बेचता है, और उसको पता है कि रशिया की जो गैस आएगी वो ज्यादा सस्ती होगी और इसकी वजह से स्वीडन के बिजनेस को नुकसान होगा। ठीक है, तो स्वीडन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेक होल्डर है। फिनलैंड एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। फिनलैंड जो है वो एक तरीके से रशिया का इसमें सपोर्ट कर रहा है। फिनलैंड थोड़ा सा प्रो रशिया रहा है हमेशा से, और वो इस पूरी पाइपलाइन को सपोर्ट भी कर रहा है। वाटर बॉडीज का नाम याद रख लो, बॉथनियन बे, गल्फ ऑफ बॉथनिया, बॉथनियन सी। जब भी बॉथनिया ये आपको टर्म दिखे तो आप समझ जाइएगा कि किस रीजन की बात हो रही है। ठीक है, सो दिस इज गल्फ ऑफ बॉथनिया, बॉथनियन बे एंड बॉथनियन सी। इसके अलावा दिस इज गल्फ ऑफ फिनलैंड, जहां से हमारी नॉर्थ स्ट्रीम की जो पाइपलाइन है वो स्टार्ट हो रही है, वो गल्फ ऑफ फिनलैंड है। इसके बाद ट्रांसफर करते हुए नीचे आती है ये बाल्टिक सी के अंदर, BALTIC। और बाल्टिक सी एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है यूरोप के ट्रेड के लिए भी, चाहे पे लैटविया, लिथुएनिया, ये देख लो रशिया का एक इनक्लेव यहाँ भी है। अगर किसी को लगता हो कि रशिया बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर कहाँ शेयर करता है, तो ऊपर सेंट पीटर्सबर्ग के पास भी शेयर करता है। इसके अलावा नीचे भी रशिया का एक छोटा सा इनक्लेव है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप मैप में इसको ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये रशिया का इनक्लेव है, बाकी मेनलैंड रशिया से कटा हुआ है, यहाँ पर लिथुएनिया, पोलैंड आ जाते हैं, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रशिया, राइट। इसके बाद बाल्टिक सी से होते हुए पाइपलाइन जाती है साउथ में, और कैटेगाट वाटर बॉडी, स्कैरेग्रैक वाटर बॉडी, ये इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा दिस इज आर्कीपेलागो सी, आर्कीपेलागो सी एंड सी ऑफ एलैंड। दीज आर इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज जिसका आप लोग ध्यान रखेंगे। गुल्फ ऑफ रीगा का आप लोग ध्यान रखेंगे। कंट्रीज का ऑर्डर ध्यान रखेंगे, सबसे ऊपर आ रहा है फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया एंड पोलैंड। FELL, फेल। ठीक है, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लैटविया है, क्योंकि एल के बाद पहले ए आएगा, उसके बाद लिथुएनिया आएगा क्योंकि ए के बाद आई आता है। ठीक है, तो दिस इज फेल, ये पूरा ऑर्डर है। इसके नीचे फिर आपका पोलैंड जो है और बेलारूस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है इस पूरे रीजन की, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद ये क्वेश्चन आप मुझे ऑर्डर जो है आंसर करके कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, दैट अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फिनलैंड, लैटविया, एस्टोनिया, लिथुएनिया, क्या करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए इन कंट्रीज का उत्तर से लेके दक्षिण तक? इसका आंसर आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, जिसका मुझे वेट रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए कि ऐसे और कौन से ज्योग्राफिकल इश्यूज हैं जो आप देखना चाहते हैं वीडियो के अंदर, जिसको मैं आपको कोशिश करके कम से कम समय के अंदर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि एग्जाम के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उस इशू से जुड़ी हुई आने वाली हैं वो आपको पता चल जाए, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।